याद तो होगा ही साल 2011। जंतर मंतर का जुनून। इन सबकी जीत है, मेरी नहीं, ये सबकी जीत है। लोकपाल और सिर्फ लोकपाल। देश चला अन्ना तेरे साथ में, मिलकर सारा देश चला अन्ना तेरे साथ में। ये धरती उसी जंतर मंतर पर इस साल बिखर गई टीम अन्ना। मेरा फोटो नहीं यूज करना, मेरा नाम यूज नहीं करना। सेनापति से सिपाही सब बदल गए। लोकपाल की लड़ाई कुछ और हो गई। क्यों बढ़ गए लोकपाल के लड़ाके? संघ के इशारे पर बढ़ गए या मकसद के बंटवारे पर? अन्ना हजारे जी कहते हैं कि हमको आरएसएस का समर्थन है कि नहीं हमको मालूम ही नहीं है, जबकि स्वयं आरएसएस के मोहन भागवत जी ने कहा है कि हम उनका समर्थन करते हैं। क्या आप ठगे महसूस कर रहे हैं या तैयार हैं एक और लड़ाई के लिए? लेकिन किसके लिए और किसके साथ? अन्ना या अरविंद? अपनी डफली अपना राग। कहां खो गया है लोकपाल? क्या सब समाप्त हो गया? नमस्कार, मैं रविश कुमार। कुछ ही समय पहले की बात है, वे अलग अलग रास्तों से आए थे एक मंजिल की तलाश में, मगर आज अपनी अपनी मंजिल की तलाश में अलग अलग रास्तों पर लौट गए हैं। यह छायावादी व्याख्या हाल ही में भूतपूर्व हुए अन्ना आंदोलन की कर रहा हूं। मैं समय तो नहीं हूं मगर एंकर जरूर हूं, और इस आंदोलन के बचे खुचे लोग आज स्टूडियो में बताने के लिए आए हैं कि कैसे बचे हुए ये कुछ लोग फिर से नया आंदोलन रच देंगे। कभी यह कहा जाता था कि सब मिलकर लोकपाल के लिए लड़ रहे हैं, अब यह कहा जाता है कि संघ या बीजेपी को बचाने के लिए ये आपस में लड़ रहे हैं। ऐसी बातें तो तब भी होती थी, मगर एक फर्क था। तमाम आरोपों और अंतर्विरोधों के बावजूद अन्ना, अरविंद, किरण बेदी, रामदेव, मेधा पाटकर, संतोष हेगड़े सब एक साथ मंच पर नजर आ ही जाते थे। अब ऐसा नहीं है। ललित निबंधीय शैली में ये सब एक दूसरे के प्रति सम्मान जाहिर करते हैं, मगर राजनीतिक प्रबंधन के लिहाज से अलग हो चुके हैं। तो क्या अब लोकपाल सबको एकजुट करने का सपना नहीं रहा? अरविंद केजरीवाल ने तब भी कहा था कि लोकपाल की लड़ाई राजनीतिक है, लेकिन तब यह नहीं कहा था कि लोकपाल की राजनीतिक लड़ाई के लिए एक राजनीतिक दल बनाने की नौबत आ जाएगी। इसीलिए आज बहस राजनीतिक सवालों के इर्द गिर्द है। क्या इस बिखराव ने अरविंद केजरीवाल को एक मौका दिया है कि वे अपना सेकुलर पक्ष साबित करें और अपने हिस्से के आंदोलन को वैचारिक लाइन दें? क्या इस बिखराव ने अरविंद को बताने का मौका दिया है कि वे इस लड़ाई को बीजेपी या कांग्रेस के हाथों खिलौना नहीं बनने देना चाहते थे, या फिर यह बिखराव हुआ ही अरविंद की वजह से है? वे राजनीतिक दल बनाने की जिद पर न अड़े होते तो क्या होता? क्या इस आंदोलन के अंतर्विरोध सुलझ जाते? क्या किरण बेदी, अन्ना हजारे इसलिए अलग हुए क्योंकि अरविंद की बनने वाली पार्टी बीजेपी को नुकसान कर सकती थी? क्या यह सब आरोप इस विभाजन से सही साबित होने लगे हैं जो कभी दिग्विजय सिंह कहा करते थे? जंतर मंतर लोकपाल के लिए जाना जाने लगा था, मगर रविवार को अरविंद और उनकी टीम बिजली बिल के घोटाले को लेकर पहुंच गई। दिल्ली में बिजली के बढ़े दामों और कथित घोटाले को लेकर आरोप प्रत्यारोप हुए और अरविंद ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का ऐलान किया कि लोग बिजली बिल न दें। एक बार फिर गांधी की टेक्निक, गांधी के रूप में तब अन्ना आए थे, अब बिना अन्ना के ओरिजिनल गांधी हैं। क्या हर बार जंतर मंतर पहुंचकर गांधी के आंदोलनों के स्लोगन से कोई आंदोलन गांधीवादी हो जाएगा? यह सवाल भी उठेगा यह भी कि क्या इस आंदोलन ने अपना नया मकसद ढूंढ लिया या अपने मकसद से भटक गया है? 10वीं क्लास में जीव विज्ञान के मास्टर जी ने अमीबा के बारे में पढ़ाया था। अमीबा की प्रवृत्ति पहली बार अन्ना अरविंद आंदोलन में नहीं दिखी है। अमीबा की तरह गैर कांग्रेस विरोध के नाम पर बने जनता दल, लोक दल, किसान दल टाइप की कई पार्टियां मिल जाएंगी जो आज कांग्रेस की सरकार बचाती हैं और बनाती हैं। अमीबा नाम की कोशिका अपने आप टूटकर कई कोशिकाओं में बढ़ जाती है। हर कोशिका अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई होती है। अन्ना आंदोलन शुरू से ही अमीबा की तरह टूटता रहा, बिखरता रहा। किरण बेदी अपने आप में एक सेल है।
अन्ना अब अपने सेल में चले गए हैं। रामदेव एक अलग कोशिका के रूप में मौजूद हैं। अरविंद का अलग सेल है। मालूम नहीं कल कुमार विश्वास, गोपाल राय, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया भी अलग अलग कोशिकाओं में बढ़ जाएंगे या रहेंगे। क्या लोकपाल की लड़ाई समाप्त हो गई है? अगर नहीं तो कौन लड़ रहा है? अरविंद केजरीवाल का इंडिया अगेंस्ट करप्शन या अन्ना के साथ का इंडिया अगेंस्ट करप्शन? बिना अन्ना और उनकी टोपी के अरविंद की पार्टी क्या कमाल कर पाएगी? क्या अरविंद केजरीवाल 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी का ऐलान कर देंगे? क्या उनके लिए अच्छा है कि बार बार बदल जाने वाले अन्ना से मुक्ति मिल गई है? लेकिन क्या उन्हें इसका जवाब नहीं देना पड़ेगा कि जिस अन्ना की मर्जी ही उनकी आखिरी मर्जी हुआ करती थी, उनकी बात मानकर राजनीतिक विकल्प का रास्ता क्यों नहीं छोड़ा? वे अन्ना की बात क्यों नहीं माने? अन्ना अरविंद के अलग होते ही रामदेव और अन्ना की मुलाकात आरएसएस के करीबी व्यापारी के घर पर हुई, तो उसकी बातें गुप्त क्यों रखी जा रही? यहां से कहा जा रहा है लोकपाल का आंदोलन। टीम अन्ना को किसने तोड़ा? सरकार ने, संघ ने या खुद टीम अन्ना के लोगों ने? आज प्राइम टाइम में इन्हीं सब सवालों को, राजनीतिक सवालों के इर्द गिर्द हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं अभय कुमार दुबे, जो इस सवाल पर अक्सर लगातार बने रहे हैं पिछले 2010 से ही, जब से यह आंदोलन शुरू हुआ है। मनीष सिसोदिया हैं टीम अरविंद के सदस्य, और संजय निरुपम साहब हैं सांसद कांग्रेस पार्टी के, जिन्होंने कभी अन्ना टोपी पहन ली थी जोश में आकर, लेकिन बाद में वो भी इस बहस में, कम से कम अन्ना मुद्दे पर जो भी प्राइम टाइम में बहस हुई है और भी दूसरे चैनलों पर, उसमें संजय निरुपम लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़ते रहे, जूझते रहे हैं और लोगों की आलोचनाओं का सामना करते रहे हैं। कुलदीप नैयर साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपको परिचय की जरूरत नहीं है, आप हमारे पेशे के बड़े आदरणीय हैं, आपका विशेष रूप से स्वागत है नैयर साहब। देवेंद्र शर्मा जी हैं, आप बाबा रामदेव के सहयोगी हैं। हम सवाल चूंकि मनीष आए हैं, उन्हीं से शुरू करना चाहते हैं कि किसी भी आंदोलन के बनने और बिखरने के कारण होते हैं। क्या आप लोगों के बिखरने का कारण यह रहा कि कुछ लोग कांग्रेस या बीजेपी को फायदा ना मिले, इसका जोर लगा रहे थे? साफ साफ हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो बाहर से बातें कही जा रही हैं, उसका हकीकत से कितना लेना देना है? रवीश, मुझे लगता है कि आंदोलन के अपने अपने चरण होते हैं। आंदोलन में अक्सर जब सरकार के साथ लड़ाई शुरू होती है तो एक चिट्ठी से शुरू होती है। जब चिट्ठी पे सरकार नहीं सुनती तो कुछ मुलाकातों का चलते हैं, मुलाकातें टूटती हैं, फिर लोग सड़क पे उतरते हैं, सड़क से बात नहीं बनती तो घेराव वगैरह किए जाते हैं, फिर जब घेराव से भी बात नहीं बनती तो कुछ आगे चलेते हैं। तो ये इसको इसी रूप में देखना पड़ेगा कि जो बार बार ये सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है कि आंदोलन खत्म हो गया, कहां गया? आंदोलन है, सड़क पे भी है और अगला ये आता हूं जो आपने सवाल पूछा। बीजेपी का वोट ना कट जाए, इस बात का दबाव कितना? तो मैं उस सवाल पे भी आऊंगा, आंदोलन है या नहीं। मुझे नहीं लगता कि ये महत्वपूर्ण भी है हमारे लिए कि बीजेपी का वोट कितना था कि नहीं था। ये अब है, कम से कम हमारे लिए तो नहीं है। बीजेपी का वोट ना कट जाए, हाँ। हमारे लिए तो ये बिल्कुल मान्य नहीं रखता कि बीजेपी का वोट ना कट जाए, कांग्रेस का वोट ना कट जाए। हमारे लिए आपका जो ऊपर हेडलाइन लिखी है ना, क्या होगा लोकपाल का, हाँ। वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। क्योंकि बीजेपी भी लोकपाल नहीं लाने वाली, कांग्रेस भी लोकपाल नहीं लाने वाली, हाँ। बाकी पार्टियां जो कहीं कहीं राज्यों में है सरकारों में, वो भी अपने यहाँ लोकायुक्त नहीं ला रही। मेरा सवाल ये था कि आप लोगों की जब एक सामूहिक बैठक होती है तो उन लोगों के बीच में ये मसला था कि नहीं था? बिल्कुल भी नहीं था। ये आप सही बोल रहे हैं? बिल्कुल। यहाँ कि ये बिखराव इस बात पे नहीं हुआ कि कुछ लोग चाहते थे कि आप चुनाव पार्टी ना बनाएं और बीजेपी का वोट ना कटे। कुछ लोगों का, जो आप हमारे टीम की बात कर रहे हैं, टीम में तो अधिकतर लोगों का ये मानना था कि एक रास्ता है। हम लोगों का ये मानना था कि चुनाव अब लड़ना पड़ेगा, चुनाव राजनीति में उतरना पड़ेगा। कुछ साथियों का मानना था कि चुनावी राजनीति का या तो वक्त नहीं है या ये रास्ता ठीक नहीं है। तो बंटवारा यहां था। अगर विचारों का बंटवारा आप देखना चाहते हैं तो विचार यहां था। कांग्रेस को फायदा होना है कि नहीं होना, कांग्रेस को नुकसान पहुंचना है कि बीजेपी को फायदा पहुंचना है, अधिकतर लोगों पे इसका कोई असर नहीं पड़ता है। नहीं, कुछ मांगे बातें हुई थी कि नहीं हुई थी? इस तरह की प्रवृत्ति आपको नजर आई कि नहीं? मैं ये जानना चाहता हूं कि समूह में ऐसे कुछ लोग थे। समूह में, हमारे समूह में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस बात पे हो कि नहीं, जो समूह टूटने से पहले, अलग होने से पहले जो समूह की बैठक हुई थी, उसमें ये बात उठी थी कि नहीं? मैं इसीलिए बोल रहा हूं रवीश कि क्योंकि आपसे तो ये सवाल, आप तो शुरू से कह रहे हैं कि आप कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ थे। मैं आपसे रवीश एक लोडेड सवाल हम नहीं लेके चल सकते। हकीकत यही है कि हम सबकी कंसर्न यही थी कि किस तरह से लोकपाल को लाने का रास्ता चुना जाए और उससे अगला कदम क्या हो। वो तब जब सड़क पे किए जाने वाला हर एफर्ट फेल होता विरोध यह था कि पार्टी बनाए या ना बनाए। विरोध इस बात का था कि बीजेपी और कांग्रेस, किरण बेदी को लेकर यह कहा गया कि वो प्रो बीजेपी हैं, इसलिए वो चाहती हैं कि आप पार्टी ना बनाए। मैं अखबारों में भी पढ़ता हूं, आपके यहाँ भी कभी कभी। लेकिन किरण बेदी प्रो बीजेपी, किरण बेदी ने कभी ये नहीं कहा कि हमें बीजेपी को जिताना है। ऐसा कोई बात नहीं। आपको नहीं लगता कि वो प्रो बीजेपी? मेरे लगने नहीं लगने का सवाल नहीं है।
हो सकता है वो हो सकता है मैं भी हूं। अब आप राजनीति में आ गए, जो पिछले जंतर मंतर में आर पार की भाषा में बोला करते थे वैसी भाषा अभी भी वही भाषा है, लेकिन आप जो ये भाषा ढूंढ रहे जो है नहीं, ये जो सवाल उठाया तो मैं वही पूछ रहा हूं, मैं शून्य से नहीं लेकर आया हूं, क्योंकि मैं तो पिछले हफ्ते एफडीआई में व्यस्त था, मैं तो देर से जागा हूं। रवि, जो कहा जा रहा है उसमें भी सच मानना पड़ेगा कि अगर कुछ कहा जा रहा है तो वो सच भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं जो एयर में है वही सच होगा, जो अफवाहों में वही। मैं वही सच जानना चाहता हूं कि किरण बेदी कुछ ऐसा नहीं चाहती थी कि बीजेपी का वोट कट जाए या रामदेव के लोग या आरएसएस के लोगों का कोई। किरण बेदी जी इस पूरे ग्रुप में वो पक्ष रखती थी जिसका ये मानना है कि हमें राजनीतिक दल नहीं बनाना। ठीक है, राजनीतिक दल बनाने से हमें नुकसान होगा, हम लोकपाल नहीं ला पाएंगे। ये एक व्यू पॉइंट है। तो फिर आप अन्ना आपसे दूर क्यों चले गए फिर? अगर वो अन्ना को भी लगता है कि ये अभी चुनावी राजनीति में उतरने का वक्त नहीं है, इसलिए अन्ना भी। पर आप ही खुद कहा करते थे कि जो अन्ना कहेंगे हम वही करेंगे, तो फिर आप इस पर क्यों अड़े रहे? अभी वक्त आया कि बहुत सारे लोगों ने कहा हमें आगे के रास्ता समझना पड़ेगा। अन्ना से जो बातचीत हुई थी उस दौरान भी ये सारा मानस बना। उसके बाद अब लगा कि अब आगे जाना ही पड़ेगा, पीछे हटने का सवाल नहीं होगा। तो आप एक तरह से, मैं फिर एक बार मौका दे रहा हूं कि आप ये स्पष्टता से कह रहे हैं कि जो अलगाव हुआ, जो अलगाव, अभी मैं राजनीति में नहीं आया हूं तो इसलिए मेरे पास ये सुविधा है पूछने का कि उसमें इस बात का जोर नहीं था, किसी बात की चिंता की इस चिंता की दखल नहीं थी कि ये आप पार्टी बनाएंगे तो किसी एक का नुकसान हो जाएगा। देखिए, किसी के मन में हो तो हो, लेकिन जो बातचीत हुई है, जो हमारी आपस में डिलिब्रेशंस हुई हैं, उसमें सीधे सीधे ये बात हुई है कि भाई अभी हम लोकपाल बिना चुनाव लड़े बनवा सकते हैं कि नहीं बनवा सकते। कुछ साथियों का मानना था कि नहीं, बिना चुनाव लड़े ही बन सकता है। हम सबका मानना था कि अब इस आंदोलन को सड़क से संसद तक ले जाए बिना नहीं बनने वाला है लोकपाल, और हम आज भी यही मानते हैं। इसका मतलब आप अन्ना से अलग होने का रास्ते पर अब जा रहे हैं, आप लोग ना चले गए ना। अन्ना से अलग क्यों आप इसको देख रहे हैं? अन्ना, उन्होंने कहा फोटो तक मत लगाओ, मेरा टोपी तक मत पहनो, अब और कितना अलग होने का प्रमाण ढूंढे हम। ये थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण है हम सब लोगों को। वो ठीक है, दुर्भाग्यपूर्ण है तो उसमें ठीक है, वो आपके साथ थे, आपने उनको प्रतीक बनाया, लेकिन अन्ना लेकिन अब बिना उनके चल रहे हैं ना रवीश। लेकिन लोकपाल पे जिस दिन अन्ना ये कहेंगे कि अब लोकपाल नहीं चाहिए, या हम लोग कहने लगे कि अब लोकपाल नहीं चाहिए, लोकपाल की लड़ाई छोड़ देते हैं, किनारे कर देते हैं, अब नहीं चाहिए, वो फिर अलग रास्ते हो जाएंगे। अभी तो सिर्फ टूल्स हैं, कौन से टूल्स इस्तेमाल करने हैं, आंदोलन वाले टूल्स इस्तेमाल करने हैं या आंदोलन प्लस चुनावी राजनीति के टूल्स इस्तेमाल करने हैं, इस पे अलग है। ठीक है, उस टूल्स की आप कह रहे हैं कि बाकी जो बातें संजय जी मीडिया में फैली हैं कि आरएसएस का वोट ना कट जाए, बीजेपी का वोट ना कट जाए, इसलिए आरएसएस चाहता था कि ये लोग पार्टी ना बनाएं, इसलिए एक धड़ा चाहता था कि इसे अलग कर गया। संजय, आपको ये बात लग रहा है कि मनीष सिसोदिया आंदोलनकारी की तरफ बोल रहे हैं या वो भी आपकी तरह राजनेता हो गए हैं, वो नफा नुकसान देकर बातों को कह रहे हैं कि कुछ लोगों के मन में होगा लेकिन बातें ऐसी कही नहीं गई? ब्रेकिंग न्यूज नहीं मिल रही है। हाँ, ब्रेकिंग न्यूज नहीं। मैं ब्रेकिंग न्यूज की तो आपके कार्यक्रम से पहले मैंने नीचे वो फ्लैश का सुपर हटवा दिया था कि हटाइए ये। हाँ, संजय निरुपम। मनीष, ये रवीश, सबसे पहली बात, मनीष सिसोदिया जो आज मनीष जो अपनी बातें कह रहे हैं वो एक मजबूरी के तहत दिया हुआ एक बयान है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। क्यों लगा? इन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, और भ्रष्टाचार के मुद्दे पे जैसे ये आंदोलित हो रहे थे उसलिए हमारा मन भी आंदोलित हो रहा था। तो प्रारंभ में ऐसा लग रहा था कि ये लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, और तभी हम लोग भी थोड़ा सा उसमें बहने लगे थे कि हम अन्ना के समर्थक हैं जी, बिल्कुल इस प्रकार की लड़ाई होनी चाहिए। बाद में धीरे धीरे लगने लगा कि नहीं, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं है, ये हमारी सरकार के खिलाफ लड़ाई है। ये लोकपाल के लिए लड़ाई नहीं चल रही है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी और आरएसएस के समर्थन में शुरू कोई लड़ाई है। ऐसे में धीरे धीरे आंदोलन की जो अपनी एक क्रेडिबिलिटी थी वो धीरे धीरे घटने लगी। उसकी देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते हैं तो ये उनका अपना अधिकार है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी बनाने के नाम पे जिस प्रकार से टीम अन्ना में भगदड़ मची और जिस प्रकार अन्ना जी एक किनारे कट गए, वो बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं। क्या आप सचमुच, आपको इस बात का डर है कि आपके पॉलिटिकल पार्टी बनाने से जो अपोजिशन पार्टी अब तक तालियां बजा रही थी आपके आंदोलन को लेकर के, उनकी सिट्टी पुट्टी गुम हो जाएगी? क्या उनके वोट कट जाएंगे? क्या इस वजह से आप पीछे हट रहे हैं? पर ये तो पार्टी बना रहे हैं संजय जी। जिस तरीके से अन्ना जी ने किनारा काटा,
हाँ। बिल्कुल उसके दूसरे दिन रामदेव बाबा और अन्ना जी, रामदेव बाबा की पहचान बताने की आवश्यकता नहीं है अब। हाँ। बहुत कुछ साबित हो चुका है। हाँ। और जिस प्रकार से उन दोनों की मुलाकात होती है और आगे की रणनीति तय होती है, और जिस प्रकार से अब टीम अन्ना टीम अरविंद बनकर के एक बड़ा मतलब अलग थलग सा एक उनका एक अस्तित्व सा दिख रहा है। हाँ। वो आने वाले दिनों में इस प्रकार के आंदोलनों की जो दुर्भाग्यपूर्ण एक जो निधन हुआ है, हाँ। चाहे दुर्भाग्यपूर्ण जो बिखराव हुआ निधन है, हुआ है। उस बिखराव की कहानी को बहुत अच्छे ढंग से कहेगा। निधन हुआ आप ये कह रहे हैं, पर आप तो अरविंद केजरीवाल ने तो पार्टी बनाई है, तो उनको आप कैसे कह रहे हैं कि वो बीजेपी को नुकसान ना पहुंचे इस वजह से पार्टी नहीं बना रहे थे? क्या आप उन लोगों को कह रहे हैं कि जो लोग पार्टी बनाने के खिलाफ थे टीम अन्ना के व्यापक समूह में, उन्हें कह रहे हैं कि वो संग वाले थे? बिल्कुल। मेरा पहला ऐतराज तो उनके ऊपर ही है जिनको पॉलिटिकल पार्टी बनाने के मुद्दे पर ऐतराज हुआ। एक दूसरी बात, ये अरविंद और उनके जो ग्रुप के लोग हैं, इन्होंने पूरे आंदोलन में राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ एक प्रचार प्रसार किया कि सब पॉलिटिकल पार्टियों को खत्म कर दो, पार्लियामेंट कुछ भी नहीं है, राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ कुछ भी नहीं होता, ये बकवास है। इन्होंने भ्रष्टाचार का सारा एक तरह से ये सारे कारण यही है। और उसके बाद जिस प्रकार से राजनीतिक प्रक्रिया का शामिल हो रहे हैं, मैं उसका स्वागत करता हूं। राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल होना पड़ेगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं दोमुहापन दिख रहा है। पहले कुछ बाद में कुछ, आइए लड़िए चुनाव। हम बार बार यही कहते थे कि अगर आप लोकपाल बनाना चाहते हैं अपनी मनोवृत्ति के हिसाब से, मैंने आप खुश हैं कि वो आपकी तरह हो गए, अच्छी बातें हैं, अच्छी सोच है आपके, तारीफ कर रहे हैं कि वो आपकी तरफ होइए, चुनाव लड़िए और आइए। आप पहले जब बात करते थे यहाँ पे तो हम कहते थे ऐसा लोकपाल बनाओ, तो कहते थे चुनाव लड़के आओ। हाँ। अब जब चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं तो दो मुहापन दिख रहा है। संजय भाई, ये दो मुहापन तब होता जब अगर आप लोकपाल बना देते और उसके बाद भी हम कहते नहीं अब तो लोकपाल बन गया, अब हमको चुनाव लड़ना चाहिए। आपने लोकपाल अभी भी नहीं बनाया है और इस पे आप ये दावा कर रहे हैं। आपकी पार्टी अगर इस देश को एक अच्छा लोकपाल दे। इस सवाल पर आएंगे, अभी आएंगे। हम देवेंद्र शर्मा जी के पास जाना चाहते हैं। देवेंद्र जी, क्या ये बिखराव सिर्फ इसी एक बुनियादी सवाल पर हुआ, इसी एक वैचारिक बुनियादी सवाल पर हुआ कि अरविंद, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, गोपाल राय एक पार्टी बनाना चाहते थे और आप लोग पार्टी बनाने के खिलाफ थे, या कुछ और भी वजह थी इसमें? जैसा कि मनीष जी ने कहा है, मैं इस बात से पूरा सहमत हूं और ये बिल्कुल ठीक बात है कि एक्चुअली जो ये स्प्लिट हुआ है वो ये था कि दो तरह की सोच थी। कुछ लोग ये सोचते थे कि भाई हमें पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए और अधिकतर लोग सोचते थे कि हमें अब मूवमेंट के माध्यम से ही चलना चाहिए। और यही एक कारण था, कहीं पर यह चर्चा नहीं हुई, कभी भी नहीं अंदर हुई कि बीजेपी को फायदा होगा, कि कांग्रेस को फायदा होगा, कि मुलायम सिंह को फायदा होगा। ऐसी कभी चर्चा नहीं हुई। और अगर कहीं ऐसी चर्चा होती तो शायद हम में से बहुत सारे लोग शायद पहले ही निकल गए होते टीम अन्ना से। फिर तो आपने ये क्यों कहा कि ये बिखराव कांग्रेस के लिए लाभकारी है? जबरदस्ती की हेयर स्प्लिटिंग करते हैं। हाँ, मैं तो जबरदस्ती का नहीं कर रहा हूं, मेरे तो खुद ही बाल उड़ गए। मैं ये जानना चाहता हूं, फिर आपने ये क्यों कहा कि ये बिखराव जो है लाभकारी है? इसे आप बिखराव भी तो कह रहे हैं ना। बिखराव का मतलब क्या होता है? कि ये भंडोल हो गया खेल, लोकपाल का खेल भंडोल हो गया। अगर आप पिछला सारा मतलब देखें जी, नहीं देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि जब अगर आप शुरुआत से देखें तो एक कोशिश थी कांग्रेस पार्टी की कि स्वामी रामदेव को और अन्ना को दोनों को अलग अलग रखा जाए। और वो उनको सूट करता था, क्योंकि अगर ये दोनों इकट्ठे होके जाते, जैसा कि पिछले साल जब आंदोलन हुआ थे उसमें रामलीला ग्राउंड में, तो अगर वो माहौल होता तो ये सरकार की दुविधा और बढ़ जाती है और जनलोकपाल भी मेरा मानना कि मिल गया होता। तो ये इसको करने के लिए दोनों को अलग रखा गया, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा था। मेरा तो ये सिर्फ एक एनालिसिस है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ये डेलिबरेटली किया गया है। तो कांग्रेस के करने से मैं ये समझ सकता हूं कि कांग्रेस के करने से हम लोग मैनिपुलेट हो जाए, मीडिया पर आरोप लगता है। लेकिन आप किस पे आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने किसको मैनिपुलेट कर लिया? रामदेव को कर लिया या इन लोगों को कर लिया, जिससे रामदेव और अन्ना दूर हो गए? साफ साफ कहिए ना, इतनी पारदर्शिता की बात है। देखिए, अभी तो हमने वो सवाल भी नहीं किया कि गोल्फ लिंग में मुलाकात हुई तो उस मुलाकात से क्या हुआ, कौन लोग थे, ये तो सवाल हमने पूछा नहीं है। लेकिन कुछ तो साफ साफ कहिए जिससे लोगों को पता चले ये एक वैकल्पिक राजनीतिक आंदोलन था जो पारदर्शिता की एक। जी, यस सर। देखिए, एक बात समझने की जरूरत है। जब आपको याद है, जब क्लैरिजीज होटल में जब रामदेव जी के साथ एक नेगोशिएशन हुआ था, तब कपिल सिब्बल ने यह कहा था कि अगर अन्ना जी आपके मंच पर आएंगे तो टॉक्स फेल हो जाएंगे। और इसका मतलब स्पष्ट था कि कपिल सिब्बल नहीं चाहते थे कि दोनों जो पार्टियां, दोनों ग्रुप्स जो है वो इकट्ठे हो जाएं। और रामदेव जी ने वहां कहा अंदर कि अगर
हमने उनको आमंत्रण दिया है, अगर वो आते हैं हमारे स्टेज पर तो ही इज मोस्ट वेलकम, टॉक्स फेल हो या ना हो। लेकिन जब हम बाहर से खबर आती है कि भाई हमारे कुछ कंडीशंस हैं रामदेव जी अगर उनके मंच पे जाने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये नजर आता था कि भाई दोनों ग्रुप्स में जो है वो एक तरह का मनमुटाव क्रिएट करने की कोशिश की गई है किस तरीके से। और मुझे यही शुरू से मैं कहता आया हूं कि अगर हम दोनों इकट्ठे चले होते तो आज शायद भ्रष्टाचार मूवमेंट का एक बहुत बड़ा एक जो स्तंभ था या एक तो दोनों क्या कांग्रेस की वजह से नहीं चले आप? मतलब क्या कांग्रेस भी इसमें पार्टी है क्या? इस आंदोलन में कांग्रेस भी पार्टी है जो आप दोनों को अलग करती है? इसका मतलब वो किसी न किसी एक की दोस्त है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि देखिए कहीं ना कहीं स्ट्रेटजीज जब बनती हैं तो ये मतलब ये नहीं है कि वो किसकी दोस्त है। मुझे नहीं मालूम किससे बात हो रही है किससे नहीं हो रही है, लेकिन कोशिश होती है, सब फोर्सेस तरीके से काम करती हैं और वो फोर्सेस ने काम किया। और वो नैयर जी थोड़े बेचैन हो रहे हैं, मैं उनके पास जाऊंगा। पर अभय कुमार दुबे जी, क्या ये अब लोगों के पास, जो लाखों लोग सड़कों पर उतरे थे, उनके पास इस आंदोलन को लेकर वैसी कोई स्पष्टता है जैसी पहले थी कि हाँ ये एक लोकपाल बन रहा है? अभी जितनी बातें हो रही हैं गोल गोल, या कहीं इनके हिसाब से साफ साफ? मेरा मानना है कि जो गैर राजनीतिक लोग, पार्टियों से बिना जुड़े हुए लोग इस आंदोलन में शामिल हुए थे, अपने आप स्वतः स्फूर्त, उन लोगों को काफी निराशा है। और वो लोग सोच रहे हैं कि हमने जो उम्मीदें लगाई थी उन उम्मीदों का क्या हुआ। वो हवा में टटोल रहे हैं कि वो उम्मीदें कहाँ हैं, और वो उम्मीदें उन्हें नहीं मिल रही हैं। नंबर एक, जिन बातों का जवाब आप मनीष जी से या देवेंद्र जी से चाहते हैं वो तो नहीं दे पाएंगे। मैं कोशिश कर सकता हूं उन बातों का जवाब देने की। वो ये है कि इस आंदोलन में शुरू से ही दो तरह की विचारधारात्मक शक्तियां सक्रिय थीं। एक का था गहरा दक्षिणपंथी रुझान और दूसरे का था वामपंथी नागरिक अधिकारों से संबंधित इस तरह का रुझान था। और इन दोनों शक्तियों के बीच में लगातार एक तरह की होड़ चलती रहती थी कि इस आंदोलन के ऊपर किसका प्रभुत्व होगा, किसका वर्चस्व होगा। हम जिसको आप बिखराव में या कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की तरफ खिंचाव के रूप में आप देख रहे हैं, दरअसल ये दो वैचारिक प्रवृत्तियों का संघर्ष है जो कभी कभी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में या संघ की तरफ झुका हुआ दिखता था, कभी उसके खिलाफ संघर्ष करता हुआ या उसको कोने में धकेलता हुआ दिखता था। तो इस तरह का संघर्ष था उसमें। और मैं मानता हूं, पहले भी मानता था कि अन्ना हजारे में भी एक दक्षिणपंथी रुझान है। अच्छा, जिसकी वजह से वो बार बार कोशिश ये करते थे कि अपने साथियों से, अरविंद केजरीवाल से या प्रशांत भूषण से या मनीष सिसोदिया से, इन सबसे बात किए बिना वो बाबा रामदेव के साथ बातचीत करने लगते थे, जो कि स्पष्ट रूप से दक्षिणपंथी रुझान के व्यक्ति हैं, जिनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के साथ में बाकायदा पीछे के चैनलों के जरिए नाता है। और ये सब खबरें अखबारों में छप चुकी हैं। ये सब सामने आ चुका है कि कौन सा फाउंडेशन है इसके पीछे काम कर रहा है, वो कौन सी ताकतें हैं जो ये काम कर रही हैं। ये सब बातें स्पष्ट हो चुकी हैं, इनको दोहराने की और साबित करने की अब कोई जरूरत नहीं है। तो मैं ये मानता हूं कि जिसको आप स्प्लिट कह रहे हैं, जिसको आप विभाजन कह रहे हैं, वो दरअसल जो इस आंदोलन के अंदर लोकतांत्रिक और वामपंथी ताकतें थीं, वो दक्षिणपंथी ताकतों से अलग हो गई हैं। अलग हो गई हैं और वो अलग होके कुछ योजना बना रही हैं कि हम राजनीति में भाग लें, कि हम आंदोलन करें। काफी ऊहापोह था, अब बात यहां पे आ गई है कि हम एक राजनीतिक दल बनाएंगे, साथ में ये भी कहना है राजनीतिक दल बनाएंगे लेकिन हम आंदोलन भी हैं। अच्छा, इसी तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया दो तरह से चलती है। एक चलती है गैर संसदीय तरीके से और एक चलती है संसदीय तरीके से। पहले ये सब लोग गैर संसदीय तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया चला रहे थे, अब वो परिस्थितियों वश एक छलांग मारकर संसदीय पाले में आ गए हैं। लेकिन अभी भी उनके मन में ऊहापोह है, वो अपनी पुरानी जो राजनीतिक आइडेंटिटी थी उस राजनीतिक आइडेंटिटी से जुड़े रहना चाहते हैं। ठीक है, तो बिना उसका इनका कल्याण भी नहीं होने वाला है, क्योंकि वो अपने आप को एक साधारण आमतौर पर चुनावबाज किस्म की जो पार्टियां हैं उस रूप में दिखना भी नहीं चाहते। साथ में काम भी वही करना चाहते हैं जो और पार्टियां कर रही हैं। तो ये जो दुविधा है वो उनको दुविधा है जो उनकी आंखों में झांक रही है। तो वो ये सारे जवाब उन्हें खुद को देने हैं। पहली बार साइकिल चला रहे हैं, जब जैसे ही पता चलता है कि हम साइकिल चलाने लग रहे हैं तभी आप गिर जाते हैं। ये सारे जवाब जो हैं, जनता तो उनके जवाबों को बाद में सुनेगी, पहले तो खुद को जवाब देने हैं। तस्करा या चर्चा बहुत तफसील से होती है, इसीलिए हम आपके पास देर से आ रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आप लोगों ने जब वो खत लिखा था कि अनशन को समाप्त करना चाहिए, उसमें बात क्या हुई थी? क्या आपने ये कहा था कि राजनीतिक विकल्प पे सोचना चाहिए या वैकल्पिक राजनीति पर सोचना चाहिए? और ये लोग जो कर रहे हैं और जो पहले हुआ पिछले एक साल में, कैसे उस पूरे एक साल की थाती को, जो पूंजी है, उसको कमजोर करती है, उसको एक गलत तरीके से खर्च करती है?
देखिए, बात पहले व्यवस्था की थी, अब सत्ता की हो गई। ये सब जो है अब सत्ता में जुड़ गए। पहले जब ये मूवमेंट शुरू हुई थी तो ये था कि भाई कैसे एक लोकपाल बिल लाया जाए, और उसमें जो इतने बड़े जो मूवमेंट हुई, हर जगह पे प्रदर्शन हुए, तो लोग सचमुच चाहते थे कि एक लोकपाल बिल लाया जाए। अब गवर्नमेंट की भी चालाकी थी कि उन्होंने एक बात पार्लियामेंट में तो कही लेकिन लाई नहीं। वो चलिए, अब वो एक चालाकी हो गई उससे फिर। लेकिन सबसे बड़ी जो बुरी बात हुई कि ये जो सब आपस में सत्ता की तरफ लड़ गए। अब जब तक अन्ना को फिर से नहीं लाएंगे और ये चीजें उठ के सत्ता से उठ के, ये ना हो कि भाई मैंने कहा ना व्यवस्था की बात है कि हम सत्ता को के लिए नहीं, हम ऐसे एक एटमॉस्फेयर इस कंट्री में क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें कि लोकपाल जैसी बिल लाया जाए, या कम से कम जो करप्शन है वो खत्म की जाए या कम की जाए। अब ये बात उसकी तो करते ही नहीं सब। अब तो बात कर रहे हैं कोई बीजेपी की या कांग्रेस की या इधर की या उधर की या पॉलिटिकल पार्टी की। मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल पार्टी बनाना बहुत गलत है। देखिए, जेपी मूवमेंट को मैंने साथ से खूब क्लोज से देखा, तो साथ था। जयप्रकाश नारायण ने कभी भी सत्ता की बात की नहीं, और वो यही बात करते रहे कि हाँ कैसे भाई इस माहौल को बदला जाए, कैसे करप्शन को खत्म किया जाए। और ये बात आखिर में ये बात सही है कि उनको आखिर में पार्टी बनानी पड़ी, क्योंकि उसके बगैर वो बात पार्लियामेंट में आ नहीं सकते थे। लेकिन ये लोग तो अभी तो 1.5 साल बाकी है, तो ये तो सत्ता ही की बात कर रहे हैं। तो इसलिए मैं इनसे सहमत नहीं। जो दूसरी बात आपने पूछी कि भाई वो खत क्यों लिखा, खत हमने इसलिए लिखा कि इन्हीं में से लोग कह रहे थे भाई हम मर जाएंगे, हमें बचाओ ना। नहीं, मैंने ये सवाल नहीं किया था सर। मैंने ये कहा था क्या उस खत में आपने पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव देने की बात कही थी क्या, ये सवाल था मेरा। नहीं, पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव कोई नहीं था। हाँ देखिए, एक कोशिश मैंने की थी कि जब ये व्रत पे थे अन्ना जी, तो मैंने उस वक्त अन्ना जी से पूछा कि आपका मिनिमम क्या है। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर ये लोकपाल जो बनाएंगे उसको सुप्रीम कोर्ट के अंडर कर दें तो मैं तैयार हूं, इस तरह की बात कही। तो मैंने मनमोहन सिंह जी को पैगाम भेजा था, लेकिन उस वक्त गवर्नमेंट नहीं मानी थी। गवर्नमेंट समझती थी कि उन्होंने जीत लिया है बात को, तो वो बात अलग रह गई। लेकिन अब जो सवाल उठता है, अब तो यह सवाल उठता है कि भाई अन्ना जो है, अन्ना का नाम देश में है, अभी भी वो जुड़ा हुआ है कि भाई एक कोई आइडियलिज्म या आइडियल है। लेकिन इनका नाम तो अब इस पे जुड़ गया कि भाई कौन प्रधानमंत्री बनना चाहता है या कौन क्या बनना चाहता है। इसलिए इस मूवमेंट को अगर फिर से शुरू करना है, और मेरा ख्याल होगी, तो इसको एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से, एक व्यवस्था के हिसाब से, सत्ता के हिसाब से। जी ठीक है। अभय जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं संजय के पास जाना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहूंगा, मैं आदरणीय कुलदीप जी की सब बातों से सहमत हूं। उसमें एक बात जोड़ना चाहता हूं कि जयप्रकाश नारायण को ये सुविधा प्राप्त थी कि उनके साथ देश की कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस को छोड़कर बाकी सारी पार्टियां थी, इसलिए वो एक साथ आदर्श की बात भी कर सकते थे और दूसरा पैर उनका लगातार चुनावी राजनीति में भी रखा रहता था। तो दोनों काम कर सकते थे। ये सुविधा इन लोगों के पास नहीं है, क्योंकि इनको चुनावी राजनीति में जाना ही है। मैं जो आपने दक्षिणपंथी और वामपंथी वाली बात की, मैं उस पर जाना चाहता हूं। आप पहले जिन लोगों ने कहा उस पर ये जब हम लोग इसका फैसला कर रहे थे कि चुनावी राजनीति में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, यही एक बड़ा डर था कि बहुत सीजन लोग, बहुत जिनका हम सम्मान करते हैं, वैसे लोग आके कहेंगे भाई आप लोगों ने गलत किया। और गलत ऐसा नहीं है कि किसी दुर्भावनापूर्ण तरीके से उससे कहा जाता है, वो इसलिए कि एक बड़ी चुनौती है। नैयर साहब ने जो सवाल उठाए कि अब आप देखिए ना, पूरा का पूरा टीवी मीडिया या सब लोग मिलकर बहस इस पे कर रहे हैं कि कैसे टूटा, इस पे नहीं कर रहे हैं कि भाई अब ये नई राजनीति कैसी हो सकती है। देखिए आप डिसाइड कीजिए, जब आपने बहुत लोगों ने आपके फेवर में भी डिबेट किया है, आज भी हम कह रहे हैं। हाँ, वो अगर कैसे टूटा ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, अगर वो उससे ज्यादा है तो ये कम नहीं है। ये आप रवि सर्वे करा के देख लीजिए, ये कैसे बिखर गया, क्या कांग्रेस ने तोड़ दिया, क्या संघ ने तोड़ दिया,
या आप लोगों ने ढिशुम ढिशकाएं कर लिया? आप सर्वे करा के देख लीजिए, 2 क्वेश्चन पूछ के कि लोग आपके दर्शक, और सर्वे नहीं कराऊंगा, 5 दिन कराया था मैंने, क्या जानना चाहते हैं? कैसे टूट गया या कैसे बदलेंगे देश? नहीं आएगा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि कैसे वाजिब है, मैं ये नहीं कर रहा हूं। कैसे टूट गया गौण सवाल है। अब सवाल यह है कि बदला कैसे जाएगा देश। ये हालात पूरी की पूरी राजनीति ने जो पैदा कर दिया। तो तब भी था जब आप पहली बार जंतर मंतर पे बैठे थे कि बदला कैसे जाएगा, ये सवाल तो वहां से चला ही आ रहा है। उसके बाद कुछ तरीके फेल हुए, उसके बाद कुछ तरीके अधूरे साबित हुए, अधूरे भी अधूरे साबित, ठीक है। उसके बाद अगले कदम उठाना ही पड़ेंगे। और जो अभय जी ने बात कही है कि दक्षिणपंथी और वामपंथी जनवादी विचारधाराओं का एक टकराव शुरू से था, क्या ये बात सही है? हर तरह की विचारधाराएं हैं। नहीं, ये इन दोनों बातों पर कही है, तो फिर ये बड़ा ज्ञानी टाइप से हो जाता है, हर तरह से है। जैसे संजय निरुपम कभी अपने बीजेपी के दोस्तों कहते हैं वो भी हमारे मित्र हैं, हम भी हमारे मित्र हैं। आप कुछ बहुत स्पेसिफिक ढूंढना चाह रहे हैं। मैं कुछ ढूंढ नहीं रहा हूं, वो ढूंढ तो सामने रहा, जो कुर्सी लगा के टीवी के सामने बैठे वो ढूंढ रहे हैं, मैं नहीं ढूंढ रहा। चाह रहे हैं ना, वो जब नहीं है तो उसको मानिए कि नहीं था। आप कह रहे हैं ना कि नहीं था। हाँ बिल्कुल, वामपंथी और दक्षिणपंथी रुझान नहीं, इस तरह का कोई टकराहट नहीं थी। लोगों की ये टकराहट जरूर हो सकती है कि भाई चुनाव लड़ा जाए कि नहीं लड़ा जाए, अभी ये रास्ता, अभी समय है कि नहीं है, या ओवरऑल इस रूट पे जाना है कि नहीं जाना। लेकिन ये वामपंथी दक्षिणपंथी जैसा कभी झुकाव, तो फिर किरण बेदी ने जब अरविंद केजरीवाल गए नितिन गडकरी के घर पे प्रदर्शन करने, तो क्यों विरोध किया उसका? उनके अपने वो थे कि भाई अभी हमें सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ जाना चाहिए। हो सकता है उल्टा भी होता, तो हो सकता है वो करती, मैं नहीं कह सकता अभी। तो अगर बीजेपी सत्ता में होती और कांग्रेस उसमें होती। आपको लग रहा है कि ये हकीकत को स्वीकार कर पा रहे हैं? देखिए, एक तो बहुत ही साधारण सी बात, या मैं कुछ जबरन ढूंढ रहा हूं। टीम अन्ना के एक सदस्य ने नरेंद्र मोदी की आलोचना की। अब मैं कोई जासूस नहीं हूं, लेकिन मैं भी मीडिया की दुनिया में रहता हूं और रिसर्च की दुनिया में रहता हूं। मुझे पता है कि उस व्यक्ति से कहा गया कि भाई आपको ये आलोचना नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन टीम अन्ना के दूसरे लोग थे जो उस आलोचना के पक्ष में भी थे। उसके बाद प्रशांत भूषण ने जो वक्तव्य दिया था, आपको याद होगा, कश्मीर के ऊपर, जिसके ऊपर काफी वावेला मचा था उस वक्तव्य के ऊपर। तो उस वक्तव्य का अन्ना हजारे ने विरोध किया था। प्रशांत भूषण का वक्तव्य एक मानवाधिकार कार्यकर्ता का वक्तव्य था, एक वामपंथी मानवाधिकार कार्यकर्ता का वक्तव्य था, जो कि सरकार के दमन को हमेशा आलोचना की निगाह से देखता है। लेकिन अन्ना हजारे का जो उसके ऊपर रवैया था, वो तो रवैया बिल्कुल वैसे ही था जो कि आमतौर पर कठोर राष्ट्र के समर्थक जिस रवैये को अपनाते हैं। तो मेरा कहना है कि ये जो संघर्ष है, मनीष जी आज इस बात को नहीं कह रहे हैं, और उन्हें अपनी बात को अपने तरीके से कहने का पूरा अधिकार है, लेकिन ये संघर्ष टीम अन्ना के बीच में शुरू से ही था, और इस बात को लगातार मार्क किया गया है, इस संघर्ष को लगातार रेखांकित किया गया है। ये कोई मैं पहली बार ये बात नहीं कह रहा हूं। तो इसका मतलब जो संजय कह रहे हैं या उनकी पार्टी जो कहते रही है, वो एक सही जगह पर वो हैमर कर रही थी, चोट कर रही थी, क्यों संजय ने? नहीं, संजय जी की पार्टी तो ये कहती रही है कि ये सब लोग आरएसएस वाले हैं। ये बात मैं तो ये नहीं कह रहा हूं ना, मैं ये कहां कह रहा हूं। मेरा कहना है कि इसके अंदर एक से अधिक विचारधारा। संजय निरुपम, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मतलब एक अंधाधुंध आलोचना के क्रम में इस आंदोलन के भीतर जो वामपंथी धाराएं थी, जो गैर दक्षिणपंथी धाराएं थी, उसे आप देख नहीं सके, उसे आप समझ नहीं सके, या उसे आप स्वीकार नहीं करना चाहते? मैं रवीश, ये इस बात का सबूत है कि आज जो अरविंद केजरीवाल की टीम है, जो खड़ी हुई है बाहर, उसका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी से कहीं दूर दूर तक का कोई ताल्लुक नहीं। यहां तक कि वो लोग उनके पार्टी बना लेने के निर्णय से परेशान हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इनको 10 वोट भी अगर मिले, ये काफी नहीं हमारे होंगे। संजय, क्या ये काफी नहीं है कि जो आप शुरू से इनको कहा करते थे कि ये संघ के हाथों के खिलौना है, जब ये पूरी स्पष्टता से कह रहे हैं और उसी के जो उसका एक रिस्क ले रहे हैं, और रिस्क के कारण इनका जो सबसे बड़ा चेहरा है उससे वो दूर जा रहे हैं, एक मिनट के लिए मान लिया जाए, हालांकि देवेंद्र शर्मा दोनों कह रहे हैं कि आरएसएस की पृष्ठभूमि या दबाव पर ये पार्टी नहीं टूटी, ये गठबंधन नहीं टूटा है। क्या आपको नहीं लगता कि इन लोगों ने कम से कम इतना साबित किया है कि हां, ये आरएसएस या दक्षिणपंथी विचारधारा के हाथ में नहीं खेल रहे थे और उसके हाथ में नहीं खेलना चाहते हैं? संजय निरुपम साहब, देखिए रवीश, हर व्यक्ति का अपना वैचारिक आग्रह होता है, और अलग अलग वैचारिक आग्रह लेकर के अलग अलग संगठनों के प्रतिनिधि के तौर पर इन लोगों ने एक ग्रुप बनाया था जिसको टीम अन्ना नाम दिया गया। अब उसमें पूरे आंदोलन के दरमियान बहुत प्रारंभ में तो उतना समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में ऐसा निकल के आया, समझ में आने लगा लोगों को कि इसका जो पूरा नेतृत्व है या इस पर जो पूरा प्रभाव है वो दक्षिणपंथी विचारधारा के संगठनों से जुड़े लोगों का है, और वो अब कहीं जाकर के स्पष्ट भी होने लगा है।
आप कह रहे हैं कि अगर इन्होंने अपनी पार्टी बनाई तो मैं इनकी तारीफ करूं, आपका मेरे नहीं, मैंने ये कहा कि ये तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को बराबर बराबर जिम्मेदार मानते हैं, तो क्या ये काफी नहीं है कि कम से कम जो भी तबका बचा खुचा अरविंद के साथ खड़ा है वो इस बात की लड़ाई लड़ रहा है कि भ्रष्टाचार की लड़ाई सेकुलर भी रहेगी और एक वैचारिक पृष्ठभूमि पे रहेगी। इन्होंने तो कम से कम साबित किया कि हां वो जी। मैं शुद्ध राजनीतिक ढंग से इस बात का विश्लेषण करना चाहता हूं, मुझे बहुत ज्यादा वैचारिक और आदर्शवादी बातों में नहीं जाना है। नेता है ना, इसीलिए आप ये बात कहते हैं। सही अगर बात। इनकी पार्टी वोट मांगने निकलेगी तो निश्चित तौर पर जो बीजेपी समर्थक वोट हैं या बीजेपी को चाहने वाले लोग हैं और इनके मुद्दे से थोड़े से सहमत थे वो भी जाएंगे। बिल्कुल कांग्रेस पक्ष से भी जुड़े बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेस को मानने वाले बहुत सारे ऐसे वोटर निकलेंगे जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, लोकपाल के मुद्दे पे थोड़ा सा इनके साथ भावनाओं में बह गए थे, वो भी वोट जाएंगे। तो हमारा भी नुकसान है। ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नुकसान है, कांग्रेस पार्टी का भी नुकसान है। और ऐसे में हमारी पार्टी का कोई भी नुकसान पहुंचाएगा हम उसका समर्थन नहीं करेंगे, हम उसकी तारीफ नहीं कर सकते, चाहे किन्हीं परिस्थितियों में किन्हीं विचारों के आधार पर करें। हमें अपनी पार्टी बढ़ानी है, हमें अपनी पार्टी का कार्यक्रम का प्रचार करना है। हमारी पार्टी के खिलाफ अगर कोई प्रचार करता है तो बिल्कुल हम उसके खिलाफ। पर ये सेकुलर पार्टी तो हो गई ना, जो भी पार्टी बनेगी 2 अक्टूबर को, तो सेकुलर पार्टी तो एक हो गई ना। ये पार्टी तो दक्षिण पंथी नहीं है। संक्षेप में इसका जवाब दीजिए ना, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं। अब ये कहना मुश्किल है, ये कहना मुश्किल है। जिस प्रकार से इन्होंने हमेशा कांग्रेस विरोधी रवैया रखा। अब जल्दी से करिए फिर देवेंद्र के पास में चुनाव विश्लेषण करने वाली एक संस्था से आता हूं। ये पूरी की पूरी तरह सेकुलर होंगे, कांग्रेस नहीं होंगे, अरविंद केजरीवाल की टीम या पार्टी चुनाव लड़ेगी। ओके सर, ओके। कहना मुश्किल है। मैं चुनाव विश्लेषण करने वाली एक संस्था से आता हूं। जब अरविंद केजरीवाल की टीम या पार्टी चुनाव लड़ेगी तो उसको जो एक वोट मिलेगा उसका विश्लेषण हम और हमारे जैसे लोग करेंगे। तब वो बताएगा, वो विश्लेषण बताएगा कि ये वोट जो हैं किसके थे और किसके पक्ष में गए, इससे किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ। ये सब बातें बहुत जल्दी सामने आ जाएंगी। जल्दी आ जाएंगी समझ। तो देवेंद्र जी, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या अब जब ये सब कुछ हो गया है, आप ये कह रहे थे कि कोई था जो अन्ना और रामदेव को दूर कर रहा था, तो अब वो जो नहीं है, जो था अब जो नहीं है, क्या इससे एक संभावना बनती है कि अन्ना और रामदेव एक साथ आकर इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे? ये मुझे इतना समझ नहीं आता कि दक्षिणपंथी और ये जो मैंने अन्ना और रामदेव का कहा, क्या मतलब है। लेकिन मैं इतना जानता हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं। मेरा ये कहना है कि जब पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स के खिलाफ जब पार्लियामेंट स्ट्रीट में प्रदर्शन हुआ था, तब मुझे याद है कि अन्ना जी पहली बार प्लेटफॉर्म पे आए थे और अन्ना जी ने पांव छूकर रामदेव जी के कहा था कि मैं आप मेरे सेनापति, मैं आपका सिपाही, अब मैं आपकी शरण में आ गया हूं और भ्रष्टाचार का आंदोलन जो है अब जो है मजबूत हो जाएगा। ये मैंने सुना था, मैं साथ में खड़ा था। और उसके बाद मैंने देखा कि वो उनकी शुरू से अन्ना जी की और बाबा जी की जो इक्वेशन थी वो बिल्कुल ठीक थी। एक जो उनके विचार थे वो मिलते थे। और कहीं ना कहीं जो अब जो आप जो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो तो पहले भी, अभी पहले वो वहां पतंजलि गए भी थे अन्ना जी, और वो उनका रहा है। उन दोनों की सोच रही है कि इकट्ठे होकर चलना चाहिए, क्योंकि 1 और 1 11 होता है। आप ज्यादा मजबूती से चलेंगे ना, छोड़ के सबको मिलकर चलना चाहिए। अलग-अलग तारीखों में, एक मिनट सर, अब अलग-अलग चलेंगे। मैं चाहता हूं सारा ये अब एक मौका है कि अन्ना और रामदेव मिल जाएं और मिलके कुछ करें। मैं ये कह रहा हूं, पहले अन्ना का आंदोलन होता था, फिर रामदेव का होता था, खूब देखे इसकी बैटिंग उसकी बैटिंग। जी नहीं, आपने ठीक कहा। देखिए कहीं ना कहीं अब जो जिस तरीके से मीटिंग्स हो रही हैं या जो संकेत आ रहे हैं वो अभी पॉजिटिव हैं कि कम से कम एक मैसेज दिया जा रहा है कि भाई इकट्ठे होने की बात होगी। मुझे लगता है कि आई ओनली होप, और इसमें जनरल वीके सिंह भी जो है अपना रोल अदा कर रहे हैं, वो भी दोनों के साथ हैं। और वो मुझे लगता है कि ऐसे सब शक्तियों से इकट्ठा होना पड़ेगा। जी मेरा ये मानना है कि ये अलग छोड़ दीजिए कि लेफ्ट राइट सेंटर। मैं बल्कि जो एनालिस्ट है उनको भी चाहूंगा कि आप भी आइए, हमें इकट्ठे होकर लड़ना है, ना कि ये डिवाइड करके सिर्फ आपसे इत्तेफाक ना रखते हुए मैं अपने दर्शकों को सजग कर देना चाहता हूं कि इस तरह के बहकावे में ना आए कि दक्षिणपंथी या वामपंथी समझ में नहीं आता। इस देश की राजनीति किसी ना किसी पंथ से चलती है। ऐसा कोई निष्पक्ष रास्ता नहीं है कि जिस पर आप चलेंगे भी और कहेंगे कि हम राजनीति कर रहे हैं। लेकिन ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो वो सारे सवाल हैं, लोकपाल का क्या होगा, जो लाखों लोग सिर्फ लोकपाल के लिए जमा हुए थे, अब वो किन किन लोगों के साथ किन किन मुद्दों पर जमा हो, और फिर ये सारी जो बहस है वो क्या अब एक सिविल सोसाइटी का जो स्पेस है क्या उसकी संभावनाओं को वो कम करती है। इन सब सवालों पर हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। शांति शांति।
अभी चर्चा कर ही रहे थे कि सूत्रों के हवाले से वो नीचे खबर आने लगी है कि दिल्ली सरकार या जो भी DERC को निर्देश दिया गया है कि जो बिजली के बिलों में जो क्लरिकल मिस्टेक्स हो गए हैं उसका सुधार कर दिया। तो चलिए अच्छा है, लोकपाल तो नहीं कर पाए, ये तो आप कर रहे हैं, पर मेरा सवाल यही है कि एक मिनट, क्लरिकल मिस्टेक ठीक नहीं करानी है। वो जो शीला दीक्षित जी रिपोर्ट दबा के बैठ गई थी DERC की, और जिसकी वजह से दिल्ली कंपनियों का भ्रष्टाचार ठीक से मैं हम अलग से कर लूंगा, मैं तो उसको दबा नहीं रहा हूं, तो खबर वहां चल रही है। सवाल यह है कि लोकपाल का अब क्या होगा? या आप बिजली के मुद्दों पर लड़ेंगे जिस पर आपको छोटी मोटी कामयाबी मिली है, फिर राशन कार्ड के मुद्दों पर लड़ेंगे, कहीं आप वहीं तो नहीं पहुंच रहे हैं जहां से आप चले? ये लड़ाई अभी भी लोकपाल के लिए ही है। आज लोकपाल होता तो बिजली की दरों को बढ़ाने वाले लोग और ये करप्ट कंपनियां इस तरह से बाहर नहीं घूम रही होती। बात तो संजय निरुपम पहले कहते थे कि देश की इतनी सारी समस्याएं हैं, उसको लोकपाल कैसे ठीक करेगा, अलग अलग मुद्दों के लिए लड़ना पड़ेगा। देखो सबसे अब करप्शन, हर चीज में करप्शन नहीं ढूंढ सकते तो हर चीज से करप्शन निकाल के भी नहीं फेंक सकते कि भाई कहीं का मुद्दा है लोकपाल का? टीम अन्ना का मुद्दा है या टीम अरविंद का मुद्दा? कौन लड़ेगा इसके लिए? ये देश का मुद्दा है। तो अलग अलग, तो फिर बीजेपी का लोकपाल हो गया, आपका लोकपाल हो गया, फिर अन्ना हजारे कल को अपना कोई लोकपाल। इसलिए मैंने आपसे कहा था पिछले सेगमेंट में कि अगर अन्ना जी ये कहें या हम में से कोई ये कहे कि अब लोकपाल नहीं चाहिए, तब अलग अलग हो गए। अगर वो मेरा लोकपाल है, अरविंद वाले लोकपाल से अलग है, तब वो समय आने दी। ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, हाइपोथेटिकल, क्योंकि अन्ना जी के सामने एक एक क्लॉज इसकी डिस्कस हुई है और किरण जी के साथ। क्या आपको इस बात का जरा भी अफसोस नहीं होता कि इतना बड़ा आंदोलन चला और वो बिखर गया आप लोगों के साथ? दुख होता है। हाँ, दुख होता है। और इसकी गलती किसकी? पता नहीं अब किसकी गलती है, ये तो वक्त की बात है कि अब आगे। आप अब भी नहीं मानेंगे कि इसमें दक्षिणपंथी लोग घुस आए थे? दक्षिणपंथी, देखिए मैं तो इसमें विश्वास करता हूं, ये राजनीति ऐसी ही चलती है। जो राजनीति का जो झंडा लेके चलता है ना इस देश में, ये आपका आकलन है, वो तो दक्षिणपंथी होता है या कोई और पंथी, कांग्रेसी होता है या वामपंथी होता है। एक पत्रकार जो मीडिया के रिपोर्ट्स पे कह सकता है वो अपने आकलन रख सकता है, लेकिन एक आदमी जो मीटिंग्स में बैठता है उसका भी कोई राय मायने रखने। और ऐसे लोग तो आ गए थे ना कि जो विचारधारा के लोग थे, इसीलिए बोल रहा हूं आपको, मैं वैसे विचारधारा के लोग थे, कवर के रूप में थे। मैं आपसे जो कह रहा हूं उन बैठकों के हवाले से कह रहा हूं जिनपे मैं बैठता था। चार ही लोग आराम से। आप लोकपाल के बारे में पूछ रहे हैं कि उसका क्या होगा, कौन उसके लिए लड़ेगा। मैं ये मानता हूं कि लोकपाल के लिए लड़ाई जारी है, अभी उसकी आवाज थोड़ी सी मंद हो गई है, पहले की तरह मुखर नहीं है। नहीं, चूंकि अरविंद केजरीवाल और उनके संगठन को चुनाव में जितने वोट मिलेंगे उससे ये तय होगा कि वो लोकपाल के मुद्दे पर असर डालेगा। अगर उनको अच्छे वोट मिलते हैं, सम्मानजनक वोट मिलते हैं, वो जीते हैं हारे अलग बात है। क्या आपकी अगर सम्मानजनक वोट मिलते हैं, बिना अन्ना के इनकी विश्वसनीयता इतनी है या अन्ना की विश्वसनीयता अब कम हुई है बिना इनके? देखिए, अन्ना हजारे एक प्रतीक थे, लेकिन इस पूरे आंदोलन का जो कर्ता धर्ता था, इस पूरे आंदोलन के कर्ता धर्ता तो अरविंद केजरीवाल और उनके साथी थे, इसमें कोई शक नहीं। हम सब लोग इस बात को बहुत पहले से जानते हैं, इस असलियत को छुपाने से कोई फायदा नहीं है। तो अब अन्ना हजारे को तमाम तरह तरह के शको शुबा पैदा हो गए हैं और उनके कुछ विचारधारात्मक रुझान भी हैं, हम उनके बारे में चर्चा कर चुके हैं, आगे भी चर्चा कर सकते हैं। तो वो इस आंदोलन से अभी फिलहाल अलग हो गए हैं, लेकिन वो देख रहे होंगे, वेट एंड वॉच की पॉलिसी में होंगे। अगर उन्हें लगेगा कि इसमें फिर से एक ज्वार आ रहा है, फिर से एक उछाल आ रहा है, तो फिर से वो इन लोगों की तरफ लौट सकते हैं। पहले वो टीआरपी देख लेना चाहते हैं। ठीक, लोकपाल देश के लोगों की जरूरत थी। अन्ना जी की नहीं, हमने कैसे कोई नहीं। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति भी कहते हैं कि कोई वहां के शिक्षक विरोध कर रहे हैं कि आप ऐसा क्यों सुधार कर रहे हैं, वो कह रहे देश और समाज के लिए कर रहे हैं, हर कोई देश और समाज के लिए कर रहा है। जो लोग आए थे वो इस पैमाने पे तो कोई नहीं, लेकिन ये तोड़ना पड़ेगा कि जो लोग आए थे, सरकार भी एफडीआई देश और समाज के लिए ला रही है। भविष्य जो लोग आंदोलन पे उतरे थे रवीश, वो आंदोलन पे इसलिए उतरे थे कि उनको ये उम्मीद थी कि देश को एक लोकपाल मिल जाएगा, उनको एक लोकपाल मिल जाएगा और हम अपने आसपास के भ्रष्ट लोगों को जेल भिजवा सकेंगे। हम ही लोग किसी और मुद्दे को लेकर बैठे होते जो लोगों की जरूरत नहीं होती तो लोग नहीं आते। लोग वहां इसलिए नहीं आए थे कि वो कोई हमारे फैन थे। किसका, मैं वही कह रहा हूं कि जनता अब किसके लोकपाल को देखेगी? पहले ये समझ रहे थे कि संजय निरुपम की पार्टी का एक लोकपाल है जो उनकी सरकार लेकर आ रही है और एक आपका लोकपाल है। कल को किरण बेदी और अन्ना हजारे खड़ा हो जाए कि एक और लोकपाल लेके आए। लोकपाल अभी भी एक ही रहेगा, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। संजय निरुपम जी, इस लोकपाल की लड़ाई का भविष्य आपकी सरकार की प्रतिबद्धता के अलावा जो सड़क पे लड़ी जा रही है, एक राजनेता और विरोधी राजनेता के तौर पे कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, जिस प्रकार के लोकपाल की कल्पना इन्होंने की थी, जिसको इन्होंने नाम दिया जन लोकपाल, वो एक बहुत बड़ी आदर्शवादी कल्पना थी, यह काल्पनिक चीज थी।
उसको व्यवहारिक धरातल पर उतारने के लिए जिस प्रकार की एक ड्राफ्ट या प्रारूप तैयार हो सकता था, वो प्रारूप तैयार करके बिल हमने पेश किया और उसके बाद लोकसभा में पास भी किया। राज्यसभा में उसके ऊपर कुछ मतभेद है, सेलेक्ट कमेटी में चल रहा है। तो व्यवहारिक तौर पर जो लोकपाल संभव है संविधान के अपने प्रावधानों के बीच में, वो लोकपाल तो हम लेकर के आएंगे। अब इससे ये सहमत हो न हो, महत्वपूर्ण मुद्दा लोकपाल नहीं है, महत्वपूर्ण मुद्दा भ्रष्टाचार है। समाज के किसी भी क्षेत्र में भ्रष्टाचार जहां कहीं भी है, उसके खिलाफ एक प्रकार की आवाज उठनी चाहिए। तो उसके खिलाफ क्या संघ वालों को लड़ने का हक नहीं है? जो आप कहते हैं कि इसमें संघ के लोग, जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं, आप उनकी साख को इसलिए चुनौती देते हैं, आप कहते हैं कि ये संघ वाले हैं, ये बीजेपी वाले, क्या उनको भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का हक नहीं है? बिल्कुल हक है। तो आप लड़ाई सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ ही लड़िए, लेकिन वो लड़ाई जब भ्रष्टाचार पीछे छूट जाती है और सरकार और कांग्रेस के खिलाफ होती है, तो हमें लगता है कि इसमें ईमानदारी कम है, कहीं ना कहीं बेईमानी आ गई। और पूरे आंदोलन में जिस प्रकार से आरएसएस और बीजेपी ने इसको हवा दी, वही सबसे बड़ी वजह है इस आंदोलन की विफलता या बिखराव की। और कहीं ना कहीं इस बात को अरविंद और उनके तमाम साथियों को स्वीकार करना पड़ेगा। और उस पूरे आंदोलन में, उस आंदोलन की धारा को तोड़ने बिखराने में ये जो रामदेव बाबा टाइप के जो लोग थे, उन लोगों ने भी एक अपनी बड़ी भूमिका निभाई है। मैं वैचारिक आग्रह रखना, उस पर मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन वैचारिक आग्रह रखते समय भी एक ईमानदारी से कोई काम होना चाहिए। थोड़ा सा भाग्यवश अगर मीडिया का सपोर्ट नहीं होता तो ये आंदोलन इतना बड़ा भी नहीं बन पाता। आपका सपोर्ट, आपका समर्थन एक बहुत बड़ा देवेंद्र जी सपोर्ट के बावजूद अगर ये बिखरा तो इसके लिए ये जवाबदार है। ठीक है देवेंद्र जी, लोकपाल अब किसकी लड़ाई है और किसका लोकपाल असली लोकपाल? देखिए बात यह है कि जैसा आपने पहले कहा कि बिखर गया है आंदोलन और यह बड़ा दुर्भाग्य है। और यह क्यों हुआ है, किसी को दोष देने से अच्छा है कि हम ही लोग सोचें, जो टीम अन्ना के मेंबर्स थे, कि क्यों हुआ। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं टीम अन्ना के बीच में एक बहुत स्ट्रांग ग्रुप था, जिसको हम कोर विद इन द कोर कहते थे, कि वो एक अपना ही एक एजेंडा लेके चल रहे थे, जो कि बाकी सब लोगों के साथ सहमत नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं देश को एक तरह का बिट्रेयल महसूस करता है देश। और अब जो है बाबा रामदेव, जैसा अभी किसी ने कहा, अब जो है उनकी मूवमेंट इतनी स्ट्रांग चल रही है और वो पहले से चल रही थी, और कहीं अन्ना जी उनके साथ अगर चलते हैं तो मुझे लगता है उसमें फायदा होगा। लेकिन एक अपने आप में रचनात्मक कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं रवि जी, ये बहुत दुर्भाग्य है कि जो भी आदमी सरकार के पॉलिसीज के खिलाफ जब कोई सवाल करता है तो उसको दूसरी पार्टी के लिए उसमें घोषित किया जाता है। नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण ये है राइटिंग्स में देखा है, जब मैं कांग्रेस के टाइम पर कर लेते। सुनिए एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुन तो लीजिए। अगर मैं कांग्रेस के टाइम पर अपना लेखन जो एग्रीकल्चर पे करता हूं तब मुझे बीजेपी का कहा जाता है, जब मैं बीजेपी के टाइम पे करता हूं तो मुझे कांग्रेस का कहा जाता है। मुझे नहीं समझ आता ये, और मेरी राइटिंग तो वैसे ही है, मेरे विचार भी वैसे ही है, क्यों ये हम लोग एक उसमें 2 अक्टूबर को आपकी पार्टी बनेगी कि नहीं बनेगी? बिल्कुल 2 अक्टूबर को पार्टी का एक स्वरूप लॉन्च किया जाएगा और फिर उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसके कैंडिडेट सिलेक्शन के तरीके क्या होंगे, नाम क्या होगा? बीन अन्ना पार्टी, बीएपी। ये भी एक अच्छा सुझाव हो सकता है। अच्छा, बीन और मैं एनडीटीवी के दर्शकों से भी कहता हूं कि और भी सुझाव दें। और उसके बाद इतना सुझाव मांगते मांगते थका मत दीजिए, जो लोग एक लोकपाल के लिए निकले थे कि सुझाव से ही। प्रॉब्लम यह है कि 10 जनपद या उसके आसपास से या बीजेपी पार्टी हेडक्वार्टर से ही जब देश चलेगा तो देश वहीं जाएगा जहां जा रहा है गड्ढे में। इसको निकालना पड़ेगा, जनता से चलाना पड़ेगा, और यही मॉडल हम देना चाह रहे हैं। चुनाव जीतना हारना तो बहुत की बात की बात है रवीश, अभी तो राजनीति यही लानी है कि वो जनता के बीच से कैसे निकल के आए। इनकी तात्कालिक अग्नि परीक्षा, वैचारिक अग्नि परीक्षा 10 सेकंड में बता दीजिए। तो दिल्ली की विधानसभा चुनाव में होगी। हाँ, इसीलिए अब ये बिजली की लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छी बात है, जहां जहां सड़कें टूटी हों उनके लिए बुलाइए, और साथ में लोकपाल का अपना कोई सुझाव भी इनको दे दीजिए, क्योंकि ये लोग सुझाव पसंद राजनीतिक दल हैं। नाम और इनका 2 अक्टूबर को देखेंगे कि क्या हो रहा है। आप सब आए और शांतिप्रद चर्चा में हिस्सा लिया, आपने सबने अपनी अपनी बात कही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का प्राइम टाइम में हिस्सा लेने के लिए। नमस्कार।